Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. My name is Yasir Ali Tanoli. You are watching my YouTube channel Physics with Tanoli. Students, हमने डायनेमिक्स स्टार्ट किया हुआ है क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 और आज हमने बात करनी है जी न्यूटन के लॉज के ऊपर। तो आज हमने स्टडी करना है जी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में फर्स्ट लॉ को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं। आइजैक न्यूटन का जो पीरियड है वो हमारे पास 1642 से 727 के बीच का न्यूटन का जो है वो हमारे पास इसका पीरियड आ रहा है। और ये पैदा हुआ था जी इंग्लैंड में। इसने एक थ्योरी पेश की थी, उस थ्योरी को कलेक्टिवली नाम देते हैं जी कॉजेज ऑफ मोशन का नाम देते हैं। यानी 1642 में ये 1642 से लेकर 1727 तक इसका पीरियड है। इंग्लैंड में पैदा हुए एक इसने थ्योरी पेश की थी, जिस थ्योरी को हम कलेक्टिवली कॉजेज ऑफ मोशन का नाम देते हैं। अब इस न्यूटन के फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट के ऊपर आ जाए तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इसकी स्टेटमेंट को सबसे पहले डिस्कस करेंगे। अब इसकी स्टेटमेंट जो है ना वो इससे पहले अगर याद हो काइनेमेटिक्स में हमने रेस्ट और मोशन के ऊपर बात की थी और रेस्ट को हमने डिफाइन किया था, इफ द बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन if the body does not changes its position with respect to observer or with respect to surrounding, और मोशन को हमने डिफाइन किया था if the body changes its position with respect to observer or with respect to surrounding। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ मोशन ये कहता है कि if a body at rest will remain at rest and if a body in motion will continue its motion in a straight line with a uniform speed unless it is compelled by a net force to change its state of rest of uniform motion। इसकी स्टेटमेंट को सबसे पहले सामने लिख लेते हैं जी। A body at rest will remain at rest। A body in motion will continue its motion in a straight line with uniform speed with a straight line। एक बॉडी जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगी और एक बॉडी जो है वो मोशन में है तो वो स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगी with uniform speed unless it is compelled by a net force by net force to change its state of rest to change its state of rest or uniform motion। स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन हमारे पास आ जाएगा। या इसी की सेकंड डेफिनेशन है वो भी मैं लिख लेता हूँ जी। सेकंड इसकी डेफिनेशन क्या कहती है जी, इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो
if net force acting on an object is zero, if net force acting on an object is zero, the object will maintain its state of rest or यूनिफॉर्म मोशन। ये दो इसकी हमारे पास आ गई जी, स्टेटमेंट आ गई न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। एक जो है वो कह रहा है कि एक बॉडी जो है वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और एक बॉडी मोशन में है तो वो अपनी मोशन को कंटिन्यू करेगी एक स्ट्रेट लाइन में, यूनिफॉर्म मोशन होगी उसकी तब तक जब तक उसके ऊपर नेट फोर्स अप्लाई ना की जाए। जो ही नेट फोर्स अप्लाई करेंगे हमें ये पता है, या इसको मैं इस तरह भी कह सकता हूँ, when there is no net force applied on a body at rest will remain at rest. A body in motion will continue its motion in a straight line with a uniform speed. यानी जब तक किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स या नेट फोर्स अप्लाई ना की जाए, अगर वो बॉडी रेस्ट में है तो वो बॉडी रेस्ट में ही रहेगी, और एक बॉडी अगर मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में, स्ट्रेट लाइन में अपनी यूनिफॉर्म मोशन को कंटिन्यू करेगी। मैं एग्जांपल्स उठाता हूँ। अभी इसकी जो स्टेटमेंट है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट है, इसकी अगर बात की जाए तो स्टेटमेंट हम दो तरीके से देख सकते हैं, या टू पार्ट्स में इसकी स्टेटमेंट को जो है वो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। टू पार्ट्स आ जाएंगे। पार्ट नंबर 1 जो है वो आपके पास होगा जी रेस्ट से रिलेटेड, और पार्ट नंबर 2 जो होगा वो मोशन से रिलेटेड होगा। अब पार्ट नंबर 1 के ऊपर बात की जाए, वो कह रहे हैं when there is no external force applied on an object, a body at rest will remain at rest. जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप नेट फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। ये मार्कर मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है, आप 1 साल के बाद भी यहाँ पे वापस आके देखें तो ये मार्कर यहाँ पे ही रहेगा। स्कूल से जब वापस जाते हैं तो आप वापस सुबह आते हैं, शाम के टाइम 2 बजे छुट्टी होती है, घर को जाते हैं, वापस आते हैं तो आपकी चेयर्स, आपका वाइट बोर्ड वहाँ पे ही मौजूद होता है। तो बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। जब तक उसके ऊपर फोर्स नहीं अप्लाई की जाएगी, इसकी पोजीशन चेंज नहीं करवाई जाएगी, ये बॉडी रेस्ट में है तो आपके पास रेस्ट में ही रहेगी। सेकेंडली आपके पास कॉन्सेप्ट है जी मोशन का, कि बॉडी जो है अगर उसके ऊपर फोर्स अप्लाई, बॉडी मूवमेंट मोशन में है, अगर उसके ऊपर फोर्स अप्लाई ना की जाए तो वो बॉडी हमारे पास स्ट्रेट लाइन में हमेशा मोशन ही करती रहेगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि फुटबॉल मूव करके जा रहा है, बॉल है आपके पास मूव करके जा रही है, आप तो उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं, लेकिन कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद, फॉर एग्जांपल यहाँ से आपने फुटबॉल को इस पॉइंट से इस फुटबॉल को हिट किया, हिट करने के बाद ये यहाँ से मूव करके यहाँ पे जाता है और यहाँ पे आके गिर जाता है किसी जगह पे। अब यहाँ से तो आपने फोर्स अप्लाई नहीं की इसके ऊपर, तो ये किस तरह अपनी पोजीशन को, ये किस तरह यहाँ पे जो है वो जाके इसकी मोशन जो है वो रेस्ट में चेंज होगी। हालांकि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तो ये कहता है कि जिस टाइम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। तो इसका आंसर ये है कि हम इसके ऊपर, इसको रोकने के लिए हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते, लेकिन इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रही होती है। आपके पास एयर रेजिस्टेंस फोर्स है जो इसके ऊपर एक्ट हो रही है आपके पास, ठीक है, जो रिएक्शन
आप एक्शन कर रहे हैं, रिएक्शन के तौर पे इसके ऊपर फोर्स एक्ट हो रही है। बहुत सी एग्जांपल्स हैं। आप बॉल को फेंकते हैं, ये जिस टाइम पे क्रिकेट खेल रहे होते हैं, बॉल को बैट के साथ हिट किया जाता है, तो आगे जो है वो फील्डर उसको कैच कर लेता है, वो तो रोक रहा होता है। अगर वो कैच ना भी कर रहे, कुछ टाइम के बाद आप देखते हैं वो किसी जगह पे जाके क्या होता है जी, आपके पास रुक जाती है। तो होता ये है कि वो भी उसकी फोर्स है, उसकी अपोजिशन है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही होती है, जो उसको क्या कर लेती है, उसके इफेक्ट को कैंसल आउट कर लेती है। अगर इसको इग्नोर किया जाए, कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आता है, मोशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने स्टडी किया, कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होता है टूवर्ड्स द अर्थ, तो वहाँ पे भी ग्रेविटी है। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं, अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी जा रहा होता है, तो फोर्सेस जो है वो एक्ट हो रही होती हैं। फ्रिक्शन की फोर्स होती है आपके पास, एयर रेजिस्टेंस की फोर्स होती है, और भी बहुत सी फोर्सेस होती हैं, ग्रेविटेशनल फोर्सेस होती हैं आपके पास, और भी बहुत सी फोर्सेस हमने फोर्स वाले टॉपिक में डिस्कस किया था। कॉन्टैक्ट फोर्सेस है आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्सेस होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड की फोर्सेस होती हैं, वो सारी चीज़ें हमने वहाँ पे डिस्कस की हुई थी। यानी अगर उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना हो रही हो, तो वो स्ट्रेट लाइन में अपनी यूनिफॉर्म मोशन के साथ, यूनिफॉर्म मोशन, ये हमने यूनिफॉर्म को चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स में, वहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड को भी डिस्कस किया था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को भी डिस्कस किया था। यानी यूनिफॉर्म मोशन के साथ जो है वो आपके साथ मूव कर रही होती है। ये तो हमारे पास न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के 2 पार्ट्स थे, एक रेस्ट का पार्ट था और दूसरा हमारे पास मोशन का पार्ट था। सेकेंडली एक बात याद रखिए, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। अब थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया या इनर्शिया भी बोला जाता है। अब इनर्शिया क्या होता है, सबसे पहले इसको देखते हैं। ये किसी भी दिस प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू which it resists a change in state of rest or of uniform motion is known as inertia। ये किसी भी बॉडी की दो ही कंडीशन हो सकती हैं, या तो रेस्ट की हो सकती है या हमारे पास मोशन की होती है। उसको उसकी कंडीशन को वो रेजिस्ट कर रही होती है, जो प्रॉपर्टी उसकी कंडीशन को रेजिस्ट करती है उसको हम किसका नाम देते हैं जी, इनर्शिया का नाम देते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, यहाँ पे मैं इसको डिफाइन भी कर लेता हूँ। The property of a body due to which it resists its state of rest due to change, बल्कि मैं इस तरह कर लेता हूँ, it resists a change in its state of rest, a change in its state of rest or uniform motion, rest or uniform motion is known as inertia। तो एक बात याद रखनी, इनर्शिया जितना ज़्यादा होगा तो उतनी ही ज़्यादा आपके पास फोर्स रिक्वायर होगी उस ऑब्जेक्ट की, उस पोजीशन को, उसकी जो स्टेट है, रेस्ट की स्टेट है या यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट है, उसको चेंज करने के लिए उतनी ही ज़्यादा फोर्स रिक्वायर होगी। और जितना इनर्शिया कम होगा उतनी ही आपके पास फोर्स क्या होगी, कम रिक्वायर होगी। इसकी बहुत सी एग्जांपल्स हैं आपके पास। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं, आपने गाड़ियों में देखा होगा ड्राइवर्स ने जो है वो सीट बेल्ट पहना होता है बिकॉज ऑफ इफेक्ट ऑफ इनर्शिया। जिस टाइम पे ड्राइवर एकदम से सडनली ब्रेक को अप्लाई कर रहा होता है तो ही विल कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड ड्यू टू इनर्शिया। इसी तरह हम जिस टाइम पे बस में जा रहे होते हैं, मैंने बस स्टार्ट्स मूविंग सडनली, हम अपने मज़े से खड़े होते हैं या बैठे होते हैं, द पैसेंजर्स स्टैंडिंग इन इट वुड फॉल बैकवर्ड। इसका रीज़न क्या होगा, द रीज़न इज दैट द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द पैसेंजर्स,
हमारी जो लोअर पार्ट है आर इन कॉन्टैक्ट विद द फ्लोर ऑफ द बस, इट्स कैरीड आउट फॉरवर्ड बाय द मोशन ऑफ द बस, बट the upper part of the body of the passengers remains at rest due to inertia, so the passengers fall backward. इसी के अपोजिट एक प्रोसेस चल रहा होता है. इफ ए मूविंग बस सडनली स्टॉप्स, एकदम से स्टॉप किया जाए, एक एकदम से स्टार्ट किया जाए और दूसरा ये एकदम से अगर वो स्टॉप किया जाए तो क्या होता है, हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में गिरते हैं. एकदम से स्टॉप किया जाए, ब्रेक अप्लाई की जाए, हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में गिरते हैं. और अगर एकदम से स्टार्ट किया जाए तो हम जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में गिरते हैं. इसीलिए हम इसे कहते हैं जी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया. इसी तरह इससे रिलेटेड हमारे पास और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं. आपके पास एक कॉइन वाली एक्टिविटी होती है जिसको आप प्रेस कर रहे होते हैं, वो दूसरे जाके ग्लास में गिर रहा होता है. तो ये भी एक एक्टिविटी है, ये भी इनर्शिया को एक्सप्लेन कर रही होती है. इसी तरह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे जी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. थैंक यू.